प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। और आज का ये व्याख्यान हम लेकर आए हैं बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल से संबंधित यह वीडियो है। और इस व्याख्यान में जो आज का टॉपिक है वह है राजस्थान की मिट्टियां। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार इत्यादि पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि मिट्टी है क्या। मृदा या मिट्टी शब्द से आप बहुत पहले से परिचित हैं। स्कूल एजुकेशन के दौरान आपने बहुत बार मिट्टी के प्रकारों इत्यादि की भी चर्चा सुनी है और सामान्यतया हम मिट्टी को जानते हैं, लेकिन मिट्टी को परिभाषित करना और मिट्टी की संरचना को जानना बहुत जरूरी है, जो सामान्यतः हम नहीं जानते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं मिट्टी की परिभाषा की, फिर मिट्टी की संरचना की हम चर्चा करेंगे और फिर इसी व्याख्यान में हम राजस्थान की मिट्टियों के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। अमेरिका के एक मिट्टी विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर बेनेट। उनके अनुसार यदि हम मिट्टी को परिभाषित करने की बात करें तो उन्होंने जो मिट्टी की परिभाषा दी है वो देखिए, वो कहते हैं कि मिट्टी भूपटल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल शैलों तथा वनस्पति के योग से बनती है। यदि हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो उनका कहना है कि मिट्टी की स्थिति कहाँ होती है? भूपटल के ऊपरी भाग में होती है। मिट्टी क्या है? असंगठित पदार्थों की एक परत है जो भूपटल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। फिर वो कहते हैं कि जो मिट्टी है वह मूल शैल का और वनस्पति का योग है। तो मूल शैलों और वनस्पति, मूल शैल से अभिप्राय है वह चट्टान जिसका चूर्ण मिट्टी में मिला हुआ है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मिट्टी की जो बनावट है उसमें शैलों का योग है और वनस्पति का अंश है। आपने पिछली कक्षाओं में यह पढ़ा है, हमारा यह अनुभव रहा है कि स्कूल एजुकेशन के दौरान भी हम मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टियों के निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया है, ऋतु अपक्षय है, अपर्दन की क्रियाएं हैं, उन सबको स्कूल एजुकेशन में भी 11th 12th की कक्षाओं में पढ़ा है और उससे छोटी कक्षाओं में भी इनकी चर्चाएं आई हैं। तो ऋतु अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के कारण शैलें टूटती हैं, उनका घिसाव होता है और इस टूटन और घिसाव के दौरान उनमें सन्निघर्षण, अपघर्षण, ये तमाम क्रियाएं होती हैं। और ये क्रियाएं, जहाँ तक अपर्दन का प्रश्न है, ये यह है धरातलीय जल अर्थात नदी, वायु, सागरीय लहरें, हिमानी इत्यादि के द्वारा होती हैं। और ऋतु अपक्षय की क्रिया तापमान, जंतुओं, पवन, तापमान की भिन्नता, आपके जलदाब क्रिया इत्यादि कारणों से होती रहती है। तो इन सबके कारण जो शैलें टूटती हैं और उनका घिसाव होता है, उससे एक बारीक चूर्ण बनता है। और ये बारीक चूर्ण में जब ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं तो बाद में इस चूर्ण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है और वो वहीं भी रह सकता है उसी स्थान पर। उस चूर्ण में वनस्पति का सड़ागलांश भी मिल जाता है, उनके विभिन्न अंग मिल जाते हैं सड़गल के, जंतुओं के अवशेष भी उसमें मिल जाते हैं। और इन तमाम
जंतु और वनस्पति के अवशेषों और शैल चूर्ण के मिलने से जो एक मिश्रण बनता है, जो असंगठित पदार्थ बनता है, वही मिट्टी होता है। मिट्टी के ऊपर वायु का, वर्षा, तापमान, वनस्पति, जीव जंतुओं इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तमाम जो कारक हैं ये शैलों को प्रभावित करते हैं और शैलों से ही मिट्टी की मुख्यतः संरचना होती है। ये हम पहले आपको बतला चुके हैं। मिट्टी में जो विद्यमान वनस्पति के अंश हैं, खनिजांश हैं और जीव जंतुओं के अवशेषों को सम्मिलित प्रभाव से ही मिट्टी में उर्वरा शक्ति विकसित होती है। और उर्वर जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कृषि कार्य उसमें सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। उत्पादन वहाँ अच्छा होता है कृषि का, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, और जो अनेक जो आर्थिक क्रियाएं हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। अगर मिट्टी के महत्व को हम देखें तो मिट्टी के महत्व को समझने के लिए इतिहास की यदि बात करें तो इसी कारण से इतिहास में कहा गया है कि सभ्यता का इतिहास मिट्टियों का इतिहास है, मिट्टी का इतिहास है। तो इतना महत्वपूर्ण ये कोटेशन है, कथन है कि ये मिट्टी के महत्व को स्वतः ही प्रमाणित कर देता है। मृदा वास्तव में किसी देश का एक ऐसा मूल्यवान संसाधन होता है जिस पर उसकी समृद्धि निर्भर करती है। जिस देश की मृदा समृद्ध है और जहां जलवायुगत दशाएं भी उत्तम हैं, कृषि के योग्य हैं, वह क्षेत्र, वह देश, वह प्रदेश कृषि संसाधनों में ही नहीं बल्कि कृषि से जुड़े हुए अन्य जो दूसरे क्रियाकलाप हैं उनमें भी वह बहुत समृद्ध होता है और निश्चित रूप से वहाँ खुशहाली दिखाई देती है। राजस्थान भी एक ऐसा ही राज्य है जो कि कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के निवासी अधिकांश क्षेत्र में कृषि करते हैं, साथ ही वे पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं। और ये कृषि और पशुपालन दोनों ही व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से मिट्टी पर ही आधारित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस मृदा संसाधन का बहुत अधिक महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण ये संसाधन हमारे राजस्थान के लोगों के लिए है। अब हम बात करते हैं मिट्टियों के प्रकारों की। राजस्थान में अगर मिट्टियों के प्रकारों की हम चर्चा करें तो यहाँ जो पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं उनके उपजाऊपन और कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये 8 वर्ग हम क्रमशः यहाँ उनकी चर्चा करेंगे। पहला वर्ग है रेतीली मिट्टी। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें ये सर्वाधिक पाई जाती है। जिलों की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, गंगानगर इत्यादि जो जिले हैं यहाँ पर मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी वायु द्वारा लाई गई है और इस मिट्टी में जीवांश की कमी है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की तो समुचित मात्रा होती है। इस कारण से जहाँ जल की आपूर्ति हो जाती है वहाँ इस मिट्टी में कृषि आसानी से की जा सकती है। जैसा कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद इन जिलों में जो ऊपर हमने चर्चा की है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू इत्यादि, इनमें अब अच्छी कृषि होने लगी है। रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में नीचे भागों और गर्तों में खारी मिट्टी पाई जाती है जिसमें लवण की अधिकता के कारण वहाँ खारापन होता है। ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि करना संभव नहीं होता है। ऐसी मिट्टी अगर हम देखें तो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों के जो निचले भाग हैं उनमें सामान्यतया पाई जाती है। मिट्टी का दूसरा प्रकार है भूरी रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की भूरी रेतीली मिट्टियाँ अरावली की पहाड़ियों और रेतीली मिट्टी के मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। ये सेमी डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ भूरी रेतीली मिट्टियाँ मिलती हैं।
जिले इनमें आते हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर मुख्यतया। इस प्रकार की इनमें से कुछ जिलों के कुछ भाग रेतीली मिट्टी वाले भी हैं तो कुछ भूरी रेतीली मिट्टी वाले भी हैं। इस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में पानी की कमी होती है और भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचा है। मिट्टी में फास्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त पाई जाती है, लेकिन शेष जो तत्व हैं उनकी कमी दिखाई देती है। तीसरा प्रकार मिट्टी का लाल और पीली मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी का लाल और पीला रंग इसमें जो विद्यमान लौह अंश है उसके कारण होता है। मिट्टी का यह प्रकार सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में मिलता है। और इस मिट्टी की खास विशेषता यह है कि इसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं। इस मिट्टी में कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। चौथा प्रकार मिट्टी का लाल और लोमी मिट्टी के रूप में है। यह मिट्टी लौह कणों के सम्मिश्रण से लाल रंग की दिखाई देती है। इस प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के बीच में और इनके दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यदि हम देखें तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस आदि कम मिलते हैं। काली मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरस भी कम पाए जाते हैं। मिट्टी का पांचवां प्रकार राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों के पूर्वी भागों में और साथ ही चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में अधिक मिलता है। काली मिट्टी खास तौर से मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है और लाल मिट्टी इस क्षेत्र में विद्यमान ग्रेनाइट और नीच शैलों से बनी है। ग्रेनाइट नीच शैलों के कारण इसका रंग लाल है। यह सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी होती है। मिट्टी का अगला प्रकार, छठा प्रकार मध्यम काली मिट्टी है। इस प्रकार की जो मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र है वह कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला इलाका है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियार और दोमट के रूप में मिलती है। सामान्यतः इस मिट्टी में हम देखें तो फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है, किंतु कैल्शियम और पोटास इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। सातवां प्रकार भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई हुई है। मुख्यतः राज्य के दो भागों में ये मिलती है। एक तो राज्य के पूर्वी भाग में जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों के भाग आते हैं, और दूसरी तरफ गंगानगर जिले का जो मध्यवर्ती भाग है जिसमें घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र आता है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही उपजाऊ है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी वाला। सामान्यतः जो इसका रंग है वो कुछ ललाई और भूरापन लिए हुए होता है। इस मिट्टी में चूने और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चूने, फास्फोरस की कमी के बावजूद भी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ह्यूमस तत्व इसमें पर्याप्त है, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है और राजस्थान में कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये जिले बहुत महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं। कांप मिट्टी ये एक राजस्थान के पूर्वी भाग में मुख्यतया भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में मिलती है। ये सामान्यतः लाल रंग की होती है या लाल और काले रंग की मिलावट वाली ये मिट्टी है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, लेकिन ये मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी है। तो ये थी राजस्थान के महत्वपूर्ण जो मिट्टियों के प्रकार हैं। वो मिट्टी क्या है, राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसके कितने प्रकार हैं, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान आपके लिए था। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में जो मैंने स्थिति दर्शाई है, आपको बतलाई है, उसको आप मानचित्र में दर्शाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मुझसे ये शेयर कर सकते हैं।
हम इस तरह के लिखित प्रश्न भी आपको दे सकते हैं, लेकिन मौखिक तौर पे भी मैं कह रहा हूँ कि इसका अभ्यास आप कीजिए। मानचित्र रचना आप स्वयं करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी मिट्टी किन किन क्षेत्रों में फैली है। तो आज के व्याख्यान